चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन के गति के नियम, और इसी में घर्षण भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी में घर्षण भी दिया हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। एक होता है जड़त्व, जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जब वस्तु गति में होती है, यानी कि देखो जब वस्तु विराम से गति की ओर जा रही है तो कुछ हो जाएगा। अब जो पहले अवस्था होता है ना वही होता है, तो पहले विराम में थी तो वो कुछ हो जाएगा, विराम का जड़त्व। और अगर गति में थी अब वापस रुकने जा रही है तो जो पहले गति में था ना तो गति का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु गति में होती है तो उसे कहते हैं गति का जड़त्व, और जब वस्तु विराम में होती है तो उसी को कहते हैं विराम का जड़त्व। ठीक है, गति का जो जड़त्व है वो विराम का जड़त्व से अधिक होता है ना, क्योंकि देखो विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसको गति में करने के लिए तो थोड़ा सा भी बल लगा देंगे तो गति में हो जाएगा, लेकिन अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको रोकने के लिए थोड़ा उससे ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए गति का जड़त्व जो होता है वो बड़ा होता है विराम के जड़त्व से। जड़त्व आई बराबर फार्मूला होता है यम आर स्क्वायर। जड़त्व आई बराबर फार्मूला होता है यम आर स्क्वायर। तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करती है। कैसे? देखो जड़त्व का फार्मूला ही होता है यम आर स्क्वायर, तो ये किस पर देखो निर्भर कर रहा है? यम से द्रव्यमान और आर से त्रिज्या, यानी कि द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जड़त्व को मापने की इकाई है। द्रव्यमान क्या है? तो जड़त्व को मापने की इकाई है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिसका भी द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। देखो इसको कैसे? द्रव्यमान मतलब कि भार, कोई वस्तु 5 किलो के है और एक वस्तु जो है 10 किलो के है, तो दोनों में से देखो किसका जड़त्व अधिक होगा? 10 किलो वाला का, क्योंकि 10 किलो वाला जो है वो जल्दी अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा। 10 किलो वाला को अवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ होता है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, और जड़त्व उसी को तो कहते हैं जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को कौन से बुक में लिखा था? तो अपनी बुक प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कितना में हुआ? तो 1687 में हुआ। अब देखो पहला नियम पढ़ते हैं। तो न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और इसी को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसका देखो ट्रिक बताते हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम का ट्रिक कुछ होता है। तो गति या विराम का अगर विरोध करेगा तो किसी भी क्वेश्चन में तो हम लोग समझ लेंगे कि न्यूटन के प्रथम नियम की बात हो रही है। तो देखो चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुकता है, तो न्यूटन का क्या हो गया? फर्स्ट नियम हो गया। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर झुकता है, तो ये भी क्या हो गया? न्यूटन के गति का पहला नियम हो गया। फिर देखो दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, ये सब क्या है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है। अब देखते हैं आगे। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के पहले नियम से क्या मिलता है? तो बल की परिभाषा मिलता है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम देखो क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे देखो यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इस पर देखो यू से इस पर देखो फोर्स लगाएं, तो पहला जो इसका वेग था यू था। ठीक है, और यहाँ पर जाके वस्तु देखो रुक गया, यम द्रव्यमान की वस्तु। तो कब रुका होगा? जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इकोची हो गया, भी हो गया, यहाँ पर दो वेग हो गया ना, एक यू हो गया और एक भी हो गया। तो देखो क्या कह रहा है कि आरोपित जो बल है वो समानुपाती होता है कि इसका संवेग में परिवर्तन की दर को। तो वही चीज लिखती है। तो आरोपित बल क्या है? यफ है, तो यफ समानुपाती, देखो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन पहला संवेग कोची था? तो संवेग बराबर फार्मूला कोची होता है? द्रव्यमान गुने वेग। तो पहला संवेग था द्रव्यमान गुने वेग यम यू, और दूसरा संवेग था यम भी, तो हो गया यम भी माइनस यम यू।
अब परिवर्तन की दर के लिए समय से भागा पड़ता है तो टी हो गया। अब देखो यफ समानुपाती, यहाँ पर यम थे, यहाँ पर यम है, दोनों में तो यम कॉमन ले लिए तो कितना हो गया v माइनस यू बटे टी। तो देखो v माइनस यू बटे टी यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसके जगह पर ए लिख सकते हैं ना, तो यफ समानुपाती ए हो गया, ठीक है। अब देखो समानुपाती हटाएंगे तो इसके जगह पर कुछ ही होगा, के नियतांक आएगा, तो यफ बराबर के यम में हो गया। और अगर के बराबर हम लोग वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यह पर कुछ हो जाएगा, यफ बराबर यम में। तो इससे देखो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या मिलता है, तो हमें बल का सूत्र मिलता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। तो देखो यफ का SI मात्रक, अगर इसका बल का हम लोग SI मात्रक निकालेंगे तो यम को क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं। और ये जो है त्वरण है, त्वरण के का SI मात्रक कुछ होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। अब देखो यफ का अगर CGS मात्रक, इसका हम लोग CGS निकालेंगे तो kg का CGS मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। और देखो इसका मीटर का कुछ होता है, सेंटीमीटर होता है। और सेकंड का तो सेकंड होबे करता है ना, तो ये कुछ हो गया ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो और इसी को हम लोग डाइन भी बोलते हैं, इसी को डाइन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूटन का CGS मात्रक क्या हो गया, डाइन हो गया। देखो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। देखो बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। बल की दिशा न होती है, दिशा परिमाण दोनों होता है, तो बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा परिमाण दोनों होता है। देखो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होना चाहिए। मान लिया जाए देखो 100 न्यूटन का कोई वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए देखो कलम का अगर वजन हम लोग 100 न्यूटन मान लेते हैं या फिर 10 न्यूटन मान लेते हैं, जितना मान लो। और अगर इसको हम लोग को ऊपर उठाना है तो हम लोग के पास कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा, तो अगर इसका वजन 10 न्यूटन है तो हम लोग को कम से कम 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो किसी भी वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को क्या करता है, बदल न देता है। जैसे कि कोई गति में है तो उसको विराम में ला देता है, कोई विराम में है तो उसको गति में ला देता है, तो स्थिति नहीं बदल रहा है। देखो किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन होना दृढ़ता कहलाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु में हम लोग बाहर से बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसका आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। जैसे कि कलम है, अब मान लिया जाए कि देखो इसको हम लोग ऐसे पीछे से दबा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, लेकिन इसका आकार में कोई परिवर्तन पड़ा नहीं पड़ा, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ता कहते हैं, है ना। जबकि इसको देखो ज़्यादा बल लगा देंगे इसे करके तो इसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो दृढ़ता नहीं होगा। वैसा वस्तु जिसमें बाह्य बल लगाने के बाद आकार में परिवर्तन ना हो तो उसी को क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। देखो जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी, है ना। जाहिर सी बात है कि जब तक बल नहीं लगेगा तब तक गति समान रहेगी। बल लगने के बाद है ना, या तो गति बढ़ेगा या तो घटेगा, बल नहीं लगेगा तो गति एक समान रहेगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी वो बात बोली है। देखो जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे देखो एक बल अगर ई दिशा में लग रहा है और एक बल ई दिशा में लग रहा है, तब उसके बीच का कोण होगा जो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ई वाला बल जो है 180 डिग्री घर्षण बल में लगता है। घर्षण बल चूंकि विपरीत होता है, ठीक है। अब देखो वह जब समान दिशा में लगेगा तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। समान दिशा का मतलब कुछ ही कि बल भी देखो यही दिशा में लग रहा है, अब वस्तु जो है गति भी यही दिशा में कर रहा है, तो वैसे में एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। बल के विपरीत विस्थापन यानी कि देखो अगर बल लगा रहे हैं ई पट्टी के, बल लगा रहे हैं ई पट्टी के ऊपर की ओर, देखो विस्थापन हो रहा है इसका विपरीत दिशा में से नीचे की ओर, तो ऐसे में क्या कहेंगे, इसको नकारात्मक बल कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी भी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल कोची हो गया, तो टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट के गेंद से चोट अधिक लगता है। तो देखो दूसरा जो नियम है इसका पहचानने का क्या ट्रिक है कि अगर चोट कम और अधिक की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे कि न्यूटन के दूसरे नियम की बात हो रही है। इसमें चोट या तो कम लगेगा या तो अधिक लगेगा दूसरे नियम में। देखो गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, तो अधिक चोट की बात हो गई, तो क्या हो गया, न्यूटन के दूसरे नियम। अब देखो ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है तो चोट कम लगता है। फिर से चोट की बात हो रही है, चोट कम की बात हो रही है, तो इकोजी हो गया, न्यूटन का दूसरा नियम हो गया। तो ये सारा एग्जाम्पल है। चलो आगे देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम।
न्यूटन का तीसरा नियम कुछ होता है तो प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे हम अपना गाल पर अगर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं यानी कि थाप मारते हैं तो गाल भी हमारे हाथ पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी, यानी कि जितना चोट हम लोग को गाल को लगेगा उतना ही हाथ को लगेगा। लेकिन हाथ जो है उस पर कम महसूस चोट होता है क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है, गाल जो है ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उससे हाथ जो है थोड़ा कलर होता है, लेकिन बराबर बल लगेगा। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहला कि बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होगा। बल हमेशा जोड़े में कैसे होता है, एक होता है देखो क्रिया, एक होता है प्रतिक्रिया। तो एक 2 बल हुआ ना, एक क्रिया बल हुआ, एक प्रतिक्रिया बल हो गया। जैसे हम गाल पर मारे तो क्रिया हुआ, एक बल हुआ, और लेकिन वो जो गाल है वो भी हमारा हाथ पर मारेगा तो कुछ हो गया, प्रतिक्रिया हो गया। यानी कि बल हमेशा जोड़े में होगा, अकेले नहीं होगा। देखो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। अब देखो एक महिला कुएं में पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लगती है। तो देखो न्यूटन के दूसरा नियम में कुछ कह रहे थे कि अगर चोट ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा तो न्यूटन के दूसरा नियम होगा, लेकिन सिर्फ अगर चोट की बात बोलेगी, चोट लगने की बात, तो हम लोग कहेंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम है। देखो जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगता है तो न्यूटन का तीसरा नियम, कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही है। पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगता है तो न्यूटन के तीसरा नियम। नाव में कूदने पर नाव के पीछे की ओर हटना, ये भी कोची है तो न्यूटन का तीसरा नियम है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिल रही थी, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिल रहा था, और न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, अब देखो बल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल कुछ होता है वह बल जो बराबर तथा विपरीत हो, तो वैसे बल को क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे ऐसे देखो कोई वस्तु है, अब इधर भी ई दिशा में भी हम उसको 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और ई दिशा में भी मान लिया जाए 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो देखो उससे कुछ होगा, गति होगा नहीं, दोनों तो बराबर बराबर तीर रहे हैं। इधर भी 10 न्यूटन का बल से तिरा रहा है, इधर भी 10 न्यूटन के बल से तिरा रहा है, तो ऐसा में कुछ होगा, इसको संतुलित बल बोलते हैं, दोनों तरफ संतुलित। इससे संतुलित बल से वस्तु जो है गति में नहीं आती है, लेकिन अगर ज़्यादा बल के प्रयोग करेंगे तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अब असंतुलित बल कौन होता है, तो असंतुलित बल वह होता है जो असमान तथा विपरीत हो, असमान हो विपरीत हो। जैसे वही वस्तु को जो अभी बल लगा रहे थे, तो अब कौन करेंगे कि एक दिन 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और एक दिन इधर के 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, है ना। तो देखो असमान बल है, विपरीत बल है। अब इसमें कौन होता है कि वस्तु गति प्रदान करता है, असंतुलित बल में ही वस्तु गति प्रदान करता है। कौन सी दिशा में, जिस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है वो दिशा में कुछ होगा, गति करे लगेगा और उसी दिशा में हो जाएगा। तो असंतुलित बल से कुछ होता है, वस्तु को गति प्रदान होता है। ठीक है, देखो कोई पिंड सतत चाल से चलेगी तो इसका अर्थ है कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। जो सतत चाल से मतलब कुछ हो गया कि एक ही चाल से अगर कोई वस्तु चल रहा है, इसका जाहिर सी बात है कि कोई बल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बल काम करता तो या तो अगर उसको हम रोकने में लगावेंगे गति के विरुद्ध तो धीमा हो जाएगा, और गति के दिशा में बल लगाएंगे तो तेज हो जाएगा, लेकिन सतत चाल से तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई पिंड सतत चाल से चल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। देखो असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। असंतुलित बल अभी बोले कि गति अवस्था में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। फिर से देख लो, गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बल, गोली की गति अगर हम लोग को बदलना है तो असंतुलित बल चाहिए, है ना। और वहीं पर गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए हम लोग को संतुलित बल चाहिए। देखो एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण, तो देखो घोड़ा जो है पृथ्वी पर बल लगाता है, अब पृथ्वी जो है वापस घोड़े पर बल लगाती है, तब जो है टांगा आगे बढ़ता है। यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। उसी प्रकार हम लोग भी बोलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, किसके कारण, तो पृथ्वी द्वारा हमारे पैर पर यानी कि हम पर बल लगाए जाने के कारण। ठीक है, अब आगे देखो, घर्षण बल को क्षयकारी छीन बल कहते हैं, इसे स्नेह की सहायता से कम किया जा सकता है। यानी घर्षण बल को क्षयकारी या छीन बल भी कहते हैं, इसको स्नेह की सहायता से कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो घर्षण यहाँ पर स्टार्ट हो गया। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को कुछ होता है, घर्षण बल एक प्रकार का बल है। घर्षण बल क्या है, तो एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है ना, गति के विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे कि अगर गति इस दिशा में हो रहा है तो घर्षण बल इसको विरुद्ध यानी कि ई दिशा में काम करेगा। ठीक है, और इसी में एंगल कितना बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब घर्षण कैसा है, तो क्षयकारी बल है। इसको स्नेहक की मदद से कम किया जा सकता है। स्नेहक कौन होता है, तो स्नेहक एक 3 प्रकार के होता है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक अर्ध ठोस होता है। स्नेहक को लुब्रिकेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ठोस कौन होता है, ग्रेफाइट
ग्रेफाइट होता है। ठोस स्नेह का एग्जाम्पल ग्रेफाइट हो गया, पाउडर वगैरह हो जाता है। और द्रव का एग्जाम्पल कोची हो गया, तेल हो गया, मोबिल हो गया, ठीक है। और अर्ध ठोस का एग्जाम्पल कोची हो गया, जैसे ग्रीस हो गया, और क्या बोल सकते हैं, भेसलिंग बोल सकते हैं, है ना, बोरोप्लस वगैरह ये सब जो होता है ये सब कुछ हो गया अर्ध ठोस में आता है, ठीक है। देखो ग्रेफाइट पेंसिल में बनाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ बनता है, तो पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो पेंसिल में पाया जाता है, ठीक है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल कितना है उससे क्या मतलब है ना, उसका प्रकृति पर निर्भर करता है कि खुरदरा है कि चिकना है। अगर सतह खुरदरा है तो घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, वहीं सतह चिकना है तो कुछ हो जाएगा, घर्षण बल का मान कम होगा। अब देखो, अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर, मान लिया जाए तो कोई वस्तु है आई गतिमान है, और अगर इस पर घर्षण बल कार्य नहीं करेगी, देखो कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। अब इस पर देखो कुछ यानी कि कोई बल अगर नहीं काम करेगा तो घर्षण बल के कारण रुक जाएगा, लेकिन इसके घर्षण बल तो गति के विरुद्ध काम करती है, विपरीत दिशा में। तो ये चल रही है इधर और घर्षण बल इसको इधर तिल रहा है, तो अगर इस पर हम अलगे से बल नहीं लगाएंगे तो कुछ देर में जाकर रुकिए न जाएगा। तो घर्षण बल जो होता, तो इसका मतलब कुछ हुआ कि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य अगर नहीं कर रहा है तो घर्षण बल के कारण वस्तु रुक जाएगी। अब देखो, दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। दो सतहों की अनियमितता के कारण क्या लगता है, तो घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हाथ को आपस में लगड़ेंगे तो घर्षण न किए तो घर्षण के द्वारा वो जो कार्य हुआ है वो क्षय नहीं होगा, वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यही चलते तो हम लोग ठंडवा में हाथ लगड़ते रहते हैं, है ना, तो काहे कि तापीय ऊर्जा में कन्वर्टेड हो जाता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। सतह अनियमित रहने पर क्या लगता है, तो घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के प्रकार देखते हैं, तो घर्षण बल 4 प्रकार के होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मतलब कुछ होता है जब वस्तु रुकी हुई हो, जैसी किताब देखो चुपचाप पड़ल है तो किसके कारण, ये स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ही रुका हुआ है ना। अब देखो, दूसरा होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण में कुछ होता है कि वस्तु देखो लुढ़का है तो नहीं, लेकिन एकदम सीमा पर है। जैसे देखो यहाँ पर पेनमा भी लुढ़क रहा है, नहीं लुढ़क रहा है, लेकिन एकदम सीमा पर है। जैसे इसको छोड़ेंगे तो लुढ़क जाएगा, यानी कि लुढ़के के सीमा पर है लेकिन लुढ़का नहीं है, तो उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। फिर हो गया गतिज या फिर सर्पी घर्षण। इसमें कुछ करते हैं कि इसमें होता है कुछ कि वस्तु जो है घसक रहा है, इसमें वस्तु जो है लुढ़क रहा है या फिर घसक रहा है, जैसे भी बोलो। फिर हो जाता है चौथा में लोटनी घर्षण, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसमें कुछ होता है ना कि वस्तु जो है ना ऐसे लुढ़क के चलती है, देखो घूम घूम के जैसे बैरिंगिया टाइप के, ठीक है। तो घर्षण अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा घर्षण कहाँ होगा, जहाँ पर वस्तु रुका हुआ है घर्षण के कारण, तो स्थैतिक घर्षण जो होगा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद सीमांत घर्षण हो जाएगा, उसके बाद गतिज या फिर सर्पी घर्षण हो जाएगा, और सबसे कमजोर घर्षण कौन होगा, तो लोटनी घर्षण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। गतिज घर्षण यहाँ पर पढ़ लिए, इसी का तीर से दे के समझे ले हम लोग, तो यही पढ़ लिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लोटनी घर्षण तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ देख रहे हैं, इला भी पढ़ लिए कि स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद गतिज घर्षण और सबसे कम लोटनी घर्षण होता है, ठीक है। देखो बॉल बोरिंग गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। गतिज घर्षण कुछ था, ऐसे करके गति कर रहा था, और यही में देखो हम लोग बैरिंग लगा देंगे तो बैरिंग बा कुछ करेगा, इसे घुर के चले लगता है बैरिंग बा, तो लोटनी घर्षण में बदल देता है। रोलर खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, काहे, लोलर जैसे कि कोई सामान रखल है, इसको खींचे से बढ़िया है कि इसको इसे करके बैरिंग नहीं लुढ़का के चलो, तो हम लोग को कम बल का जरूरत करना पड़ेगा, आसानी से खींचा जाएगा। इसका रीज़न कुछ ही है कि वो लोटनी घर्षण में बदल जाता है और लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखो घर्षण फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक किसको बोलते हैं, वैसा घर्षण जिससे हमको फायदा हो, यानी कि लाभ हो, उसको क्या बोलेंगे, सकारात्मक घर्षण। और वैसा घर्षण जिससे हम लोग को कुछ हो, हानि हो, तो उसको बोलेंगे नकारात्मक, यानी कि निगेटिव फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर्षण के कारण बालू पर सही तरीके से चल पाते हैं या रोड पर सही तरीके से चल जाते हैं, तो इससे हम लोग को कुछ फायदा नहीं है, तो कुछ हो गया सकारात्मक। लेकिन वहीं पर हम लोग देखो बर्फ़ पर घर्षण के कमी के कारण कुछ हो जाता है, गिर जाते हैं, तो कुछ हो गया नकारात्मक घर्षण हो गया, है ना। तो इससे यही है देखो घर्षण के लाभ और हानि, यही सारा देखो देखो घर्षण अधिक होने पर के कारण मशीनों के पुर्जे टूट जाते हैं, तो पुर्जा टूट गया घर्षण अधिक होने के कारण, तो कुछ हो गया, ये हो गया नकारात्मक हो गया, इससे हम लोग को हानि हो गया, तो नकारात्मक फ्रिक्शन हो गया। तो घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती है, तो इससे हानि हो गया, तो कैसे हो गया, नकारात्मक घर्षण हो गया। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं, तो देखो इससे फायदा नहीं है, तो कुछ हो गया सकारात्मक घर्षण हो गया, बोले तो पॉजिटिव फ्रिक्शन हो गया। अब देखो
तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। देखो, तरलों द्वारा लगाया गया बल को कर्षण भी कहते हैं। तरलों द्वारा लगाया गया बल को कर्षण भी कहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस चलते दोहरा दिए। अब देखो, एक होता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक कुछ होता है, तो देखो घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल F समानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। देखो कैसे, ये देखो कोई वस्तु है, ठीक है, यम द्रव्यमान के। अब ये वस्तु जो है, जितना इसका वजन रहेगा उतना ही देखो नीचे बल लगावेगा, जितना ही क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार ये देखो कुछ ही वस्तु में जितना वजन ज़्यादा रहेगा उतना ही देखो नीचे की ओर बल लगाएगा, और जितना नीचे बल लगेगा उतना ही ऊपर बल लगेगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसका वजन ज़्यादा है तो घर्षण मान भी तो ज़्यादा होगा, घर्षण मान भी तो ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर देखो, तो इसको देखो, ये प्रतिक्रिया बल लगाया, प्रतिक्रिया बल को R से डिनोट किया। आइए देखो, यम था, आई नीचे गुरुत्वाकर्षण भी इसको तिर रहा है ना, तो ये देखो यम जी हो गया, नीचे का जो बल लगा। तो देखो क्या बोलता है, घर्षण गुणांक F समानुपाती R। तो F बराबर कोची हो जाएगा, देखो समानुपाती हटेगा तो इसके जगह पर नियतांक आएगा, कोची आवेगा, नियतांक म्यू आवेगा। तो F बराबर म्यू R हो गया। अगर म्यू को उधर लावेंगे तो कोची हो जाएगा, F ऊपर जाएगा R नीचे, तो म्यू बराबर F बटा R हो गया, है ना। तो घर्षण गुणांक जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, तो म्यू बराबर कुछ हो गया घर्षण बल। F जो है यहाँ पर कुछ ये घर्षण बल है, तो घर्षण बल बटे अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल बोले तो R, यानी कि कुछ बोलेंगे म्यू बराबर F बटा R, यही भी चीज़ है। तो म्यू बराबर कुछ हो गया घर्षण गुणांक, म्यू बराबर घर्षण गुणांक हो गया। जो घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, इसका जब हम लोग मात्रक निकालेंगे तो सब अपने में कट जाता है, बीमा नहीं निकलता। तो घर्षण गुणांक को चाहिए मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। कौन? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान कितना होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कुछ होता है, ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें खत्म हो गई। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया और फ्रिक्शन चैप्टर खत्म हो गया।